Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पेपर 2 के बारे में ये है कि इट इज़ टू बी वेरी पॉइंट ब्लैंक, इट इज़ अ पेपर अबाउट एग्जाम्पल्स. बस सिंपल सी बात है. जितने आपके एग्जाम्पल होंगे, जितना अच्छा कवरेज आपने एग्जाम्पल्स का किया, इट्स अ टू बी ऑनेस्ट 3 सालों में मुझे यही लगा है कि पेपर 2 इज़ ओनली अ एग्जाम्पल फाइंडिंग एक्सरसाइज, दैट्स इट. पर एग्जाम्पल्स हम भर भर के लिख लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे टॉपर्स के आ जाते हैं. हर जगह के सोर्सेज भी मैं बता दूंगी एग्जाम्पल्स के क्या क्या है, बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते. कि अगर हम HR के प्रैक्टिसेस में कुछ लिख रहे हैं कि इनिशिएटिव देना है एम्प्लॉय को, कैसे देना है इनिशिएटिव कि उसकी जॉब को ही एनरिच कर दिया जाए. अब जॉब एनरिचमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हम नहीं लेके आ पाते. दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई वी आर गेटिंग लो मार्क्स इन पेपर 2. किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी हमारी मेहनत पेपर 2 में है उसके हिसाब से हमारे मार्क्स बहुत कम है. तो रीज़न यही है कि एप्लीकेशन नहीं है एग्जाम्पल्स का. इसका क्या स्टेटस है क्लास में? हो गया है. OTOB नहीं स्टार्ट हुआ. अच्छा, बैचेस में चल रहा होगा. ठीक है, तो OTOB का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है करने का तरीका वो यही है कि पहले तो कोचिंग मटेरियल इज़ सफिशेंट. पीपल आस्क मी व्हाई, मतलब इज़ कोचिंग मटेरियल सफिशेंट? कोई बुक पढ़नी है? बुक नहीं पढ़नी. बुक से ही आता है कोचिंग मटेरियल. जितना भी आएगा कहीं का भी ले लो, किसी भी क्लासेस का ले लो, बुक से ही आएगा. तो पर हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. इसके भी उसमें थीम वाइज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में. तो आपने ये देखा होगा, मतलब सिलेबस तो देखा ही है ना फर्स्ट और सेकंड का. तो क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या क्या है, गोल्स क्या क्या होते हैं, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पता है. अब जो मेजर मिस्टेक हमारी ये रहती है इस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 2 पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री का एग्जांपल दे दिया हमने. वेबर की थ्योरी सबने पढ़ी है ना कि बड़ा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, तो उसमें हमने मिलिट्री का एग्जांपल दे दिया. या फिर कॉरपोरेट्स कि जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो मिस्टर रतन टाटा का नाम आता है. तो दैट इज़ ऑल. हमारी सोच वहाँ तक लिमिटेड है. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपना सोच का दायरा बढ़ाओ. और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स हो गई, स्कूल्स हो गए, कॉरपोरेट्स, IT फर्म्स, हॉस्पिटल्स, NPOs, रिटेल, HUF, वॉलेंट्री, मिलिट्री, फिर स्पोर्ट्स क्लब्स हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशंस, SHGs, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स. अब देखो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो विल यू भी रिस्ट्रिक्टेड कि कॉरपोरेट में क्या कैंटीन गॉसिप हो रही है, वो एक तरह से एग्जाम्पल है इनफॉर्मल का. विल यू बी रिस्ट्रिक्टेड देयर? नो. यू वुड ऑल्सो इंक्लूड जो भी ये थिएटर्स हैं या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टार्टअप्स है. फॉर एग्जांपल कितना डिसेंट्रलाइजेशन है, कितनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं. तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले लिया, फिर आप जहाँ से भी शुरू करो OT में, आप वहाँ से इसको ब्रांच आउट कर सकते हो. गवर्नमेंट को ब्रांच आउट कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड भी है और सेंट्रलाइज्ड भी है. कमांड इकोनॉमी भी थी हमारे पास. मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मॉडल था? कमांड इकोनॉमी भी थी और डिसेंट्रलाइज भी था. फिर नीति आयोग आ गया, तो एक तरह से वो भी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन विद इन टर्म्स ऑफ
द एग्जाम्पल्स दैट आर यू गिविंग, इससे एग्जाम्पल्स जनरेट होंगे, ठीक है। अब कोई भी कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल मिलता है तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा ये हम ओटी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, सीएसआर के बारे में बात करे जा रहे थे, तो हम वो स्टूवर्डशिप के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि ग्रीन जॉब्स दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करें, ओके अब ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स ही हैं बेसिकली। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एग्जाम्पल्स जनरेट कैसे करने हैं, कहाँ तक का अपना हॉराइजन रखना है। तो जैसे जो टेक्नोलॉजी, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट द रीसेंट जो भी कॉरपोरेट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर फेसिंग ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के ये चेंजेस लिख दिए, यहाँ पे कोविड आया तो कोविड के बारे में लिख दिया कि कंपनीज जिन्होंने बेनिफिट किया, फार्मा कंपनीज थी, ई कॉम कंपनीज थी, डिजिटल पेमेंट की कंपनीज थी, कंपनीज हु सफर्ड, हॉस्पिटैलिटी, एयरवेज, ऑटोमोबाइल्स, तो ये सब ने सफ़र किया। अब अगर आपको इतना पता है तो आप कोई भी इन्वायरमेंट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आता है ओटी में तो आप उसको कॉन्कर कर सकते हो। ये तो पता होगा ना कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और हाउ डज दिस, थोड़ा सा तो आइडिया होगा ओबी के बारे में। थोड़ा वैसे ही थोड़ा सा ना बोरिंग होता है सब्जेक्ट, बट अगर इसमें आप एग्जाम्पल्स डाल दो, क्योंकि हर इंसान वही लिख रहा है, हर इंसान वही एग्जाम्पल्स भी लिख रहा है। तो अगर आप अपने एग्जाम्पल्स को ही और रिफाइन करोगे ना, मैं अभी एग्जाम्पल और दूंगी उसका कि एग्जाम्पल्स को कैसे रिफाइन करना है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें कौन किस ने बेनिफिट किया, उसमें किस ने सफ़र किया, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ओटी में मुझे लगता है ओटी ओबी में कल्चर का वो आता है। कल्चर पे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सब इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ना, कि कुछ ऐसे इंटेंजिबल चीज़ें हैं जो कि आप उसको लिखित में नहीं दे सकते किसी भी एक एम्प्लॉय को, दे आर जस्ट लाइक फेल्ट, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जो स्कैम्स होते हैं, जैसे PwC का एक स्कैम आया था, तो वो स्कैम्स क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही फ्लॉड है। वो क्या टारगेट करे कि आप अपने टारगेट्स अचीव करो। अब इसी को अगर आपने गवर्नमेंट में लेना है तो मतलब आई डोंट नो कि ये कहना ठीक होगा, बट देयर आर सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फाइन कलेक्शन का एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है। दे आर मोर implied they are more concerned about collecting fines than enforcing rules, ठीक है। बट ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एग्जाम्पल हो जाएगा, बट मैं इसको आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और कल्चर ही इफेक्टिवली आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगा, कल्चर ही आपका ब्रांड डिफाइन करेगा। तो जैसे ये आशीर्वाद आटा का ब्रांड है, तो क्या आशीर्वाद मीन्स क्या, ब्लेसिंग, नामकरण भी एक कंपनी का उसी कल्चर पे होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग फोर्थ दीज पॉइंट्स, कि अब इसमें जो वो राइसेक मॉडल है, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी कल्चर का होल्ट मॉडल है, वो सारे के सारे आएंगे। दैट इज़ ऑल आई एम अज्यूमिंग कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा क्लासेस में आप उसको अच्छे से या मगअप ही करना है, उसका और कोई तरीका नहीं है। उसका निमोनिक बनाओ, कैसे भी करके उसको याद करो, बट उसके अलावा उसको अप्लाई कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ तक नहीं रुकना, सबके पास वो मटेरियल है, सबके पास चैट जीपीटी है, आपने उसको एप्लीकेशन के लिए अपना दिमाग खोलना है। और कॉमर्स का सेकंड पेपर इज ऑल अबाउट हाउ होलिस्टिकली कैन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल दे दिए कि डव कैंपेन हुआ, रियल ब्यूटी पे पतंजलि का आयुर्वेद है, या भारती एयरटेल का हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, द कंपेनियनशिप, द फ्रेंडशिप, दैट उसका एक मतलब एक तरह से सारे के सारे एग्जाम्पल दे दिए कि कैसा एक जो कंपनी है वो क्या, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो यहाँ से आपको ईजी हो जाएगा। अब ओटी में किसी को और कोई प्रॉब्लम है? इसी में ओबी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ओवरलैपिंग है, वो मैं आपको बता दूंगी। अब ओबी में क्या होता है कि कितने लोगों ने अभी किया है कुछ ना कुछ। ओबी में क्या स्टार्ट हुआ है? हो गया पूरा? ओके गुड, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। किनका नहीं हुआ है ओबी? अच्छा, सब्सटैंशियल चंक है। तो ओबी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थीम पकड़ो। प्रीवियस ईयर में हमेशा थीम्स पे क्वेश्चन आएगा ओबी में। कितने लोग ओबी ओटी से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कंपेयर टू आईआर एंड एचआर? बाकी सबको आईआर एचआर अच्छा लगता है? हाँ, ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो शायद आई ऑल्सो थिंक कि ओटी एंड ओबी आर बेटर इफ़ यू प्रेफर इट। उसका रीज़न ये है कि मतलब वो कोई बात नहीं, मेरा भी अभी फ़ोन आ जाएगा। तो
मतलब मैं उसका रीज़न ये कह रही हूँ क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी वेरी ईजी टू जनरेट एग्जाम्पल्स दैन रिकलेक्ट थिंग्स दैट आर वेरी टेक्निकल। अब HR और IR में बहुत टेक्निकल चीज़ें भी हैं। ILO का पूरा फॉर्मेशन है, IR तो हो गया ना, तो ILO का पूरा फॉर्मेशन, फिर उसके बाद IR तो मुझे ऐसा लगता है रेपिटेटिव प्रैक्टिस है, वही 4 चीज़ें चल रही हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, वही 4 चीज़ें चली जा रही, उसी को आपने मतलब उसके अलग अलग रंग लिख देने हैं, पर इफेक्टिवली वही सब्सटेंस रहेगा। तो उसकी जगह जस्ट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ रेपिटेशन, आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन OT एंड OB। मतलब दिस इज कोई मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो। अब जैसे कई लोगों ने HR की ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी होती है BCom में, कितने लोगों ने कर रखी है, हाँ, तो HR देन विल हेल्प यू। बट जिन्होंने नहीं कर रखी है, जिनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है और जो अगर एफर्ट डालना चाहो तो OT OB में डालो। तो OB में क्या है कि थीम वाइज आपने पकड़नी है चीज़ें, ठीक है। अब ये चीज़ है कि चॉइस बिटवीन OT एंड OB ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रेपरेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब 1 और 5 तो आपने करना ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि HR IR छोड़ दोगे, 5 में तो पूछा ही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन और भी करना पड़ेगा। बट जैसे कितने लोगों के पास यहाँ पे एक वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसी कंपनी में काम किया है, ओके, स्टार्टअप और MNC वगैरह, हाँ, CA फर्म, मतलब डिजिटली वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो कितने लोगों ने कहीं पर भी एक्सपीरियंस किया, हाउ डज़ इट लुक टू एंटर इनटू अ MNC वर्क प्लेस की क्या सेटिंग्स होती हैं, वो HR का जो हम उनको कहते हैं, उनको रंगोली बनवा लो बस वो कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मतलब लाइक थ्रू एनी, मतलब पापा थे उसमें, कॉर्पोरेट में थे, कुछ ऐसे करके, हाँ। तो एक होता है टच एंड फील, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस सब्जेक्ट, कि क्योंकि आपको देयर विल बी टाइम्स दैट यू विल हैव टू क्रिएट एग्जाम्पल्स, यू वॉन्ट गेट एग्जाम्पल्स। अब जैसे रिवॉर्ड का एग्जाम्पल है, तो रिवॉर्ड का एग्जाम्पल आप कैसे क्रिएट करोगे कि ठीक है, अगर हमारे कंपनी में एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मैकडोनल्ड्स पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, उनको अप्रिशिएट किया, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको कहाँ से कनेक्ट बैठेगा कि कभी आपने देखा होगी कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, तो ये ज़रूर ऑब्जर्व करना। अब बहुत अलग अलग तरीके की भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे स्टार्टअप है, उसमें तो आप अपने बॉस को कहते हो अरे क्या चल रहा है, हाल चाल ठीक। अब ये होता है कि जो बहुत हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशंस है, यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट एड्रेस योर बॉस लाइक दैट। तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप सेंट्रलाइजेशन करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे OT में, तब आपको ये बातें याद आएंगी कि कितना हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे डिपेंड करेगा कि कितनी मेरे पास पावर है कुछ करने की। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे इनोवेशन है। तो ये एक तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों OT और OB, आई फील दैट दे आर वेरी वेरी पर्सनलाइज सब्जेक्ट। तो उसमें आप अपने एग्जाम्पल्स डालो, जनरेट करो एग्जाम्पल्स। फिर OB में जैसे कितने लोगों ने परसेप्शन का टॉपिक कर लिया है? अभी नहीं हुआ परसेप्शन, ओके, हो गया। तो परसेप्शन, अब इसमें आपने क्या करना है कि एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक पेज पे आपने इतना बड़ा सिर्फ परसेप्शन के बारे में ही लिखना है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि बायसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको चेंज किया जाए, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने पूरा नहीं लिखना। अब इसमें मैं यहाँ तक नहीं रुकी परसेप्शन में, मैंने यहाँ पर देखो जोहारी विंडो का भी ले लिया, ठीक है, और ये सारे कॉस्मोपॉलिटन माइंडसेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो एज इट इज़ मेरे पास टेम्पलेट रेडी हो गया हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम का। अब उसके बाद जैसे ये ये है पर्सनालिटी थ्योरीज और लीडरशिप थ्योरीज, किसने कर लिया, ये सारी हो गई है ना। तो अब इसको मैं ये कहती हूँ कि इसको ना एक ही पेज में कंप्रेस करने की कोशिश करो, कि एक ही पेज में उसको समराइज़ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉग्निटिव में है, कौन सी बिहेवियरिस्ट है, कौन सी ह्यूमनिस्ट है। अब इसका क्या मतलब है, कॉग्निटिव पर्सनालिटी थ्योरीज का क्या मतलब है, या बिहेवियरलिस्ट का क्या मतलब है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि कॉग्निटिव मतलब दिमाग से जो रिलेटेड है, बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर डिटरमिन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लीडरशिप थ्योरीज हैं, उसमें बिहेवियरल है, सिचुएशनल क्या मतलब कि जैसे जैसे सिचुएशन आई वैसे वैसे आपने लीडरशिप प्रोवाइड कर दी। तो ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपने पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज में लिखा होगा। इसका एक और बेनिफिट है
कि जब आप इसको रिकलेक्ट कर रहे होगे आंसर लिखने के लिए, तो आपका जब आपको एक ही पेज वो याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप यहाँ से बना लोगे ना। देखो इसमें कुछ भी मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा, बट मुझे पता अच्छा इसमें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये बना लोगे। तो दिस इज द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज नोट्स के नोट्स बनाने की गलती मैं भी कर चुकी हूँ कि एज इट इज़ नोट्स बना लिए। ये सुपर कंप्रेस नोट्स हैं। दीज आर द ओनली 5 पेजेस दैट आई नीड बिफोर माई एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद कल्चर के बारे में मैंने बात कर दी, पॉलिटिक्स भी आएगा आपका, परसेप्शन पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बेटर होती हैं फॉर्मल से, उसको कंपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें आपको इतने इतने नोट्स में प्रिपेयर होनी चाहिए। पैराग्राफ्स अवॉइड करना। उसके अलावा कुछ और OT-OB में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट HRIR पे चलते हैं। तो इसमें एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे डॉक्टर अमित लाल की। कुछ लोगों को जो समझ नहीं पाते कि HR की थ्योरीज़ क्या कह रही हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, मोटिवेशन थ्योरीज़ हैं, तो उनको अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है अपार्ट फ्रॉम द क्लास लेक्चर्स दैट यू आर गेटिंग, तो यू कैन रेफर टू दिस। बहुत अच्छे से समझाए हुए, एग्जाम्पल्स के समझाए हुए, यू कैन रेफर टू दिस। अब इसके अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है HR में, मुझे ये लगता है कि यू हैव अ स्कोप ऑफ राइटिंग न्यू ट्रेंड्स। दैट इज़ द वन थिंग दैट HR गिव्स यू एन एज ऑन। अब ये सारे के एक बार ही पढ़ो, जब तक मैं पानी पी रही हूँ पढ़ लो एक बार, जो मैंने मार्क करे हो वो भी पढ़ लो एक बार। अब दिख रहा है? क्वाइट क्विटिंग, क्विट टॉक, मूनलाइटिंग, डिजिटल नोमैडिज्म, टैलेंट गिगिफिकेशन, करियर लैटिसेस, रिजेंटिसिज्म, जॉब क्राफ्टिंग, रिवर्स मेंटरशिप, डिजिटल ट्विन, ये सारी के सारे नए कंसेप्ट्स हैं जो HR में आते हैं। अगर आप, ये नहीं है कि सिर्फ ये कंसेप्ट्स लिख दिए और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट द एग्जैक्ट उसमें जो भी उसके, जैसे ये है डिजिटल नोमैडिज्म है, तो इसका क्या मतलब है कि लोग इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं फ़ोटोज़ कि देखो आज हम यहाँ हैं, वर्क फ्रॉम दिस प्लेस, वर्क फ्रॉम दैट प्लेस। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर विद ट्रैवल इज़ डिजिटल नोमैडिज्म। हाउ वुड इट हेल्प? जॉब एनरिचमेंट, रिवॉर्ड, मोटिवेशन वहाँ पे आ रहा है। तो जो भी आप चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ उसको अप्लाई करने की कोशिश करो कि हाउ वुड दैट हेल्प। रिवर्स मेंटरशिप इन टेक्नोलॉजी, कभी देखा है कि आपके दादा दादू या मम्मी पापा, यार ये मैसेज नहीं सेंड हो रहा व्हाट्सएप पे, या ये फॉर्म कॉन्टैक्ट किसी को कैसे भेजता है, लोकेशन कैसे भेजता है, दैट इज़ व्हाट रिवर्स मेंटरशिप इज़। उनको हमें समझाना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी में उनको समझा रहे हैं। ये कहाँ काम आएगा? ट्रेनिंग वाले में, ठीक है, कि अगर आप वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट विद HR, कि अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट्स क्रिएट करो। मतलब जो ये लिखे हुए हैं ये तो ऑलरेडी हैं। इसके अलावा तो आई एम नॉट फॉर 1 सेकेंड ऑल्सो सेइंग कि डोंट रेफर टू योर नोट्स, दे आर योर बाइबल, दे विल हेल्प यू। हाँ, we are allowed that we can give training session if we have learned something from हाँ. seminar or something. We can give training session for our even managers can join. हाँ हाँ So can we use such kind of? हाँ, जैसे इसको पीयर ट्रेनिंग कहते हैं। तो पीयर ट्रेनिंग इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और ये मैनेजमेंट के लेवल पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, एक होता है तुम शॉप फ्लोर लेवल पे करवा रहे हो, देयर ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। प्लांट लेवल पे इट कैन बी यूज्ड, एग्जीक्यूटिव लेवल पे इट कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर आपको किस उसमें फॉर्मेट किस में आएगी? 2 चीज़ों में आ सकती है। तो मोटिवेशन है आपका कि एक सेंस ऑफ वो मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, ठीक है, हायर लेवल नीड्स पे आ गया। दूसरा ट्रेनिंग में आ गया। तीसरा ये आ गया कि जॉब एनरिचमेंट भी इसके थ्रू हो सकती है। तो दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट। इसके लिए क्या करना है? सिलेबस सामने रखना है। आई डोंट थिंक सिलेबस इज़ इनफ फॉर दिस, बिकॉज सिलेबस में ना ब्रॉड टॉपिक्स दे रखे हैं, आपको ना बहुत माइन्यूटली जाके उसमें वो करना है। अब जैसे इंटीग्रेटिव लीडरशिप मॉडल है, इंटीग्रेटिव लीडरशिप मॉडल क्या कहता है कि जैसे भी सिचुएशनल है, ट्रेड थ्योरी है, सारे लगा के आपने इंटीग्रेशन कर दी, उसकी लीडरशिप को आपने एक सिस्टम अप्रोच बना लिया। उसमें भी ये चीज़ आ सकती है कि पीयर लर्निंग है। अगर मैं अपने आप से किसी और को कुछ समझा पा रही हूँ विदाउट वरिंग अबाउट वेदर आई विल गेट द क्रेडिट और नॉट, देन आई एम डिस्प्लेइंग दैट लीडरशिप मॉडल। ठीक है, तो उसको वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ लीडरशिप ऑल्सो। तो यहाँ तक आपको दिमाग लगाना है। ये आप कैसे करोगे कि जब भी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 1 पेज के नोट्स बनाने की आदत डालो। अब मैंने यहाँ पे मोटिवेशन की पर्सनालिटी और अभी तो लीडरशिप ही बनाई, बट इट विल हेल्प यू इन पर्सनालिटी ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा सा वो एक्सट्रोवर्जन का वो जो INTJ
जो बिग 5 मॉडल है, देयर ऑल्सो यू कैन यूज दिस। तो एक पेज के नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आपको ये सारे कंसेप्ट मिलेंगे, यू कैन गो बैक ऑन योर 1 पेज नोट्स एंड देन यू कैन कनेक्ट कि अच्छा इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और मतलब ये एक बार ना, अगर आपको पूरे उसमें से कुछ देखना है ना PDF में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इससे स्टार्ट करना। दिस इज़ लाइक आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट ऑन दिस, तो यू कैन, एंड आई ऑल्सो लाइक जैसे आई ऑल्सो ट्राई एंड कीप पुटिंग थिंग्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन HR। तो उसको भी मैंने कर लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रिमोट वर्किंग देता है, डाइवर्सिटी, अब इसमें भी वो आ सकता था, डिजिटल नोमैडिज्म इसमें भी आ जाता, टैलेंट का गिगिफिकेशन कि कहीं से भी टैलेंट उठा रहे हो आप, तो वो चीज़ें हैं। तो इसको एक बार जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, और इसका मैं आपको सोर्स भी बता देती हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यू ट्रेंड्स ऑफ इन HR करके एक अलग से सेक्शन आता है। यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दैट इन द पेपर, द फिजिकल पेपर, बट इफ़ यू गो टू देयर वेबसाइट दे हैव दिस। तो वहाँ से आप HR न्यू HR ट्रेंड्स करके उसको फॉलो कर लेना, उसको जस्ट कीप अ टैब ऑन दैट। फिर उसके बाद आई हैव दिस हैबिट ऑफ मेकिंग, मतलब वोकैबलरी अपने पास रखने की आदत है कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ले लिए। अब आपको पता है OT-OB सारा इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो इंडिविजुअल में पॉजिटिव वर्ड्स क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स क्या हैं, ग्रुप के लिए क्या क्या हैं, और ऐसे करके तीनों लेवल पे जो वर्ड्स हैं, वोकैबलरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आदत डाल लोगे ना वोकैबलरी यूज़ करने की, तो उसके अराउंड यू कैन क्रिएट मोर एग्जाम्पल्स। सबको दिख रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा, मतलब यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ, वो तो आपके पास है ही PDF, बट जनरल आइडिया। अच्छा, अब लास्ट हम जाते हैं IR पे। इसके अलावा HR में कोई क्वेश्चंस, कुछ डाउट, कुछ अभी तक जो किया है उसमें से कोई समझने में या लर्न करने में कोई दिक्कत आ रही हो? ठीक है, तो IR लास्ट हम आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी, OT-OB IR HR में एक ही चीज़ रहेगी, उसको कंटेम्प्रेरी एंगल से प्रिपेयर करने की कोशिश करो कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है IR को, वो कैसे HR को इम्पैक्ट कर रही है। उसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि इट माइट नॉट बी डायरेक्टली आस्क्ड, ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर होगा कि वो डायरेक्टली आस्क होगी, बट द थिंग इज़ कि यू हैव दिस ग्रिप कि आज क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो मोल्ड कर सकते हो आंसर को। तो इसमें एग्जांपल देखो कि ये चेंजेस है, नाउ आई हैव स्ट्रक्चर्ड दिस आंसर इन सच अ वे दैट यू रिटन द चेंजेस एंड यू ऑल्सो रिटन कि हाउ कैन वी एड्रेस दोज IR के जो चेंजेस हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, मैनेजरियल मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है, स्टेट का पेट्रनेज कम हो रहा है। तो हाउ डू एड्रेस दोज चेंजेस कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आओ, थिनर और लीनर कर लो अपनी एक तरह से वर्कफोर्स को, और फिर उसके बाद स्टेट पेट्रनेज अगर कम हो रही है तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन से, ब्रॉडर कोएलिशन से। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, इसके थ्रू मैं क्या प्रूव कर रही हूँ? इसके थ्रू मैं ये प्रूव कर रही हूँ एग्जामिनर को कि पूरा का पूरा IR मैंने पढ़ा है, उसका जो निचोड़ है, जो सार है उसका, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। सो आर यू सीइंग दैट कि मैंने यहाँ पे ट्रेड यूनियंस की भी बात कर ली है, मैंने ट्रेड यूनियन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग की भी बात कर ली है, वर्कर की पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट की भी बात कर ली है, जॉइंट काउंसिल्स की भी बात कर ली है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन की भी बात कर ली है। तो जब मैंने सारे ही चीज़ों की बात कर ली तो एग्जामिनर के पास कोई स्कोप ही नहीं बचता कि मेरे मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने आंसर्स में लेके आनी चाहिए। अब इसको लाने के लिए क्या करना है, ऑन द स्पॉट थिंकिंग एंड 1 पेज नोट्स। अब मैं आपको 1 पेज नोट्स का एग्जांपल और देती हूँ। ये देखो, ये 4 पेजेस हैं, 1 2 3 4। अब इसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड यूनियंस कवर कर लिए, यहाँ पर वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कवर कर लिया, यहाँ पर पब्लिक IR कवर कर लिया, यहाँ पर न्यू थीम्स इन IR कवर कर लिया। तो दिस इज़ द compactness that you have to bring in your notes and trust me, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग तो एक लेवल पे ठीक है, वो सब लोग इम्पैक्ट मतलब उसी से होंगे, बट जब आप इतने कंडेंस नोट्स बनाओगे ना, देन रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। अब IR में वैसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स है नहीं, बट आई विल शो यू हाउ करंट अफेयर्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट IR। अभी अगस्त के महीने में ही
सैमसंग के प्लांट में एक स्ट्राइक हुई थी। हाँ, तो साउथ कोरिया में हुई थी, उसका रिपल इफेक्ट वहाँ पर पूरे इंडिया में था। तो ये चीज़ है, ये वाला अगर आप पॉइंट लेके आओगे ना कि सैमसंग के प्लांट में स्ट्राइक्स हुई हैं, तो मैंने एक तरह से स्ट्राइक्स के बारे में लिख दिया। एक और चीज़ होती है मैक जॉब थीसिस, कि मैकडोनल्ड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ जॉब्स। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जॉब्स आ रही हैं जो कि लो पेइंग हैं, वर्कर आवर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे नारायण मूर्ति की वो स्टेटमेंट थी कि 70, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आईआर में लेके आओगे कि आप पढ़ तो रहे हो बट आपको पता नहीं चल रहा कि आप अप्लाई कैसे करो। वो तभी आएगा जब उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे, और वो तभी कनेक्ट बैठेगा जब अच्छे से सिलेबस पढ़ा होगा और उसके माइक्रो मॉड्यूल्स तक गए होगे कि इसके अंदर ये है। लीडरशिप की बात करते हैं तो इंटीग्रेटिव मॉडल है, ऑटोक्रेटिक मॉडल है, डेमोक्रेटिक मॉडल है, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में भी कुछ कुछ स्ट्राइक्स हुई थी उस टाइम पे, तो उसके बारे में भी आपने बता दिया। मारुति की मानेसर के बहुत फेमस स्ट्राइक है, वो यूज़ कर ली, ठीक है। एक और चीज़ आई एम फाइंडिंग, एक सेकेंड, शायद वो नहीं डाली। आई थिंक आई फॉरगॉट टू, मैं वो शेयर कर दूंगी एक और। नहीं, तो एक और पेज है आईआर के ही बारे में, उसमें बहुत सारी न्यूज़ और करंट अफेयर्स से है। तो उसमें एक एग्जांपल दिया था, जैसे ह्यूंडई का एग्जांपल है। तो ह्यूंडई का एक ये आप एग्जांपल अब ओटी में भी यूज़ कर सकते हो, आईआर में भी यूज़ कर सकते हो। देख रहे हो कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। ACT एक्ट 302 करके उनका एक प्रोग्राम है। तो उसमें क्या होता है कि वो 30% रिडक्शन दे एम इन एनी फ्लॉज और एनी डिफेक्ट्स और वेस्टेज इन 2 years। एक्ट मतलब 2 years में दे हैव द चैलेंज, ठीक है। तो ये आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन क्वालिटी सर्कल्स। और क्वालिटी सर्कल्स किस चीज़ का टॉपिक है, ओटी का ओबी का, ठीक है। तो ओटी ओबी दोनों में वो यूज़ हो सकता है, ओटी का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ कि आईआर ओटी ओबी इज़ वेरी कनेक्टेड। द जिस्ट ऑफ इट इज़ दैट नेवर कंसिडर ऑर्गेनाइजेशंस ईदर फ्रॉम द कॉर्पोरेट व्यू और द गवर्नमेंट व्यू। अभी ऐसा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम गवर्नमेंट व्यू तक भी नहीं जाते, ठीक है। कि जब हम गोल्स की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, क्या स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रिस्पॉन्सिव, टारगेटेड, ठीक है, स्मार्ट गोल्स हमने बनाने। तो जब हम ये लिखते हैं ना तो हम कॉर्पोरेट में आ जाते हैं कि इतना प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे। बट एक स्टेप और चलो कि हाँ, गवर्नमेंट के बारे में अगर हम कहते हैं कि इंडिया नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय 2047, तो वो एक मेजरेबल और स्पेसिफिक गोल है, यू नीड टू राइट दैट, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और स्टेप आगे चलो कि कॉर्पोरेट्स में भी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, हेल्थ में ये गोल है कि इतना लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि फ्रॉम कॉर्पोरेट गो टू गवर्नमेंट, देन मूव ऑन टू अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो डोंट एवर रिस्ट्रिक्ट योर थिंकिंग। उसके अलावा ये दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ये पूरी की पूरी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, NIPA_commerce। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो या कोई आपके डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू। हाँ जी। How to decipher what we actually have to enter what they are asking? तो इसमें सबसे पहली बात तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको 20 मार्कर में आएंगे, ठीक है। तो 20 मार्कर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका एनालिसिस होती है। तो कभी कोई एग्जांपल है आपके पास स्टेटमेंट का? तो यूजुअली जैसे OT-OB में आता है कि एक क्वेश्चन आया था कि पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें आप क्या क्या कवर कर सकते हो। उसमें आप ये कवर कर सकते हो कि पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। एक परसेप्शन है पावर का, वो भी इंपॉर्टेंट, तो परसेप्शन का टॉपिक कवर हो गया, पॉलिटिक्स का टॉपिक कवर हो गया। फिर इंफॉर्मेशन का टॉपिक कवर हो गया कि आज की डेट में तो इंफॉर्मेशन ही पावर है, उससे लोग पॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन असिमेट्री की वजह से पॉलिटिक्स हो रही है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन कवर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, द बेस्ट वे, if you think that the statement is ambiguous,
द बेस्ट वे टू टैकल इट वुड बी टू कवर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. डेप्थ लाने की जगह विड्थ ले आओ. ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, और अब एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी होगा. उसने पावर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की तरफ से पूछा होगा कि सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स होती है, वहाँ इंटरक्यूबिकल पावर होती है. तो अगर उसने ये सोचा भी है, हमने उसको 4 और एस्पेक्ट्स दिखा दिए, तो दैट विल वर्क इन आवर फेवर. तो वैसे कवर करना है. और इसके लिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उसमें देखो कि यूपीएससी किस हिसाब से सोच रहा है. दैट इज़ वन थिंग. और एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि बहुत लोग पूछते हैं कि कितना लिखना है. बिकॉज क्या होता है कि 20 मार्कर में इट इज़ सेड दैट यू हैव 4 पेजेस एंड 15 मार्कर में यू हैव 3 पेजेस. ठीक है. अब ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था उसमें 20 मार्कर में 3 पेजेस थे. नाउ पीपल वर पजल्ड कि क्या करना है. तो उसका एक गोल्डन मीन है कि मिडिल पाथ निकालो. हर एक क्वेश्चन के लिए 3.5 पेजेस का सोच के जाओ दिमाग में. अभी भी आप अगर लिखना शुरू करोगे, अभी तो आप पढ़ रहे हो, जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 3.5 पेजेस. उससे क्या होता है ना कि जब आप मतलब कम मिलेगा आपको, 3 पेजेस मिलेगा, 3 पेजेस तो लिखना ही है. ठीक है. मेरा एक और थिंकिंग है कि 20 मार्कर और 15 मार्कर में सेम तरीके की सोचना होता है. 20 मार्कर में एक डायग्राम एडिशनल देना होता है और एक छोटा सा एनालिसिस और देना होता है, बाकी सेम है. 20 मार्कर 15 मार्कर डजंट रियली बॉदर यू. जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑलवेज मिनिमम 3 पेजेस एंड मैक्सिमम 3.5 पेजेस, देन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेजेस दैट यू हैव. बस. उसके अलावा कोई और प्रेपरेशन से रिलेटेड कोई इशू या कुछ टाइमिंग का कि कैसे कंप्लीट करें या कुछ किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी. How do we manage those days we don't feel like studying? And we know we have to. It's like some energy or some power. Okay. So basically how to keep yourself motivated in those days where you are not able to study. So देखिए, the thing is कि to be very blunt, this is not a sprint कि आप आज भी भाग रहे हो, कल भी भाग रहे हो. Some days you'll have to relax, which is a very reasonable thing. रोबोट तो हो नहीं यार, आप इंसान ही हो. और मुझे ये लगता है ना कि कॉमर्स वालों के पास एडिशनल बेनिफिट है, बिकॉज देखो एंथ्रो, पॉलिटिकल साइंस, सोशो में हर इंसान वही दोबारा करी जा रहा है. ठीक है. और वो बोर हो जाता है एक पॉइंट के लिए कि हिस्ट्री, कितना हिस्ट्री पढ़ लोगे. कॉमर्स तो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है, वो होना ही आपका रिक्रिएशनल सब्जेक्ट चाहिए वैसे तो आइडियली, बट इट्स ओके. मतलब देखो ऐसा है, किसी को ऐसा ही यहाँ पे कॉमर्स से नफरत हो? नहीं ना. बिकॉज फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है. देखो ऐसा है कि मतलब मैनेज हो जाएंगी चीज़ें. अगर मेरे को बहुत प्यार है कॉमर्स से, मतलब मेरे को अगर 0 मार्क्स भी दे दोगे ना ऑप्शन में तब भी ना छोड़ूँ मैं. तो ऐसा भी है सिस्टम. बट ये है कि आपको थोड़ा सा पढ़ाई को ही एक तरह से रिक्रिएशनल उसमें लेना है. तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स. ठीक है. कोई वो देख लो यार, कोई मूवी देख लो. कोई मैं एक चीज़ है, मैं आई नेवर एडवोकेट फॉर रील्स. जितना जल्दी हो सके ना, मतलब लगेगा कि थोड़ा मम्मी की तरह बात कर रही है, बट इंस्टाग्राम डिलीट कर दो. ये रील्स ने जितना हाँ, तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स आ गई हैं अब तो उनका जो वो है ना, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो आपके टेंशन स्पैन को कम कर रहा है. प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब आप देखो, अभी तो आप पढ़ रहे हो, अटेंशन आपको ज़्यादा चाहिए, बट व्हेन यू गो इनटू योर वर्क. अब मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ तो वो कहती है यार मैं एक फ़ाइल खोलती हूँ ना तो भी मैं मैक्सिमम 15 सेकंड ही उसको पढ़ पाती हूँ. मैंने कहा उतना ही अटेंशन स्पैन कर दिया रील्स ने. तो उससे अच्छा ना, इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, गो आउट फॉर वॉक. और मैं ये बताना चाहूँगी कि आई डोंट नो व्हाई आई पुट दिस फॉर द लास्ट, बट हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आप इमेजिन करो आपको 4 पेपर और फिर उसके पहले एसए GS4 तक 5 पेपर और 4 पेपर ऐसे लिखना है. अब हर पेपर में आपको मिनिमम टू मिनिमम 4 घंटे बैठना है. वो कहने का मतलब होता है कि 3 घंटे हैं, बट 4 घंटे यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर. ठीक है. तो आप अगर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे उस टाइम पे फोकस नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म अप टू योर बेस्ट कैपेसिटी देयर. तो ऑलवेज फोकस, डू समथिंग फॉर योर हेल्थ ऑल्सो ना. एक तो ये इसका ये भी फ़ायदा है कि आपका अटेंशन स्पैन अच्छा रहेगा, मन करेगा पढ़ने का. और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू में भी बहुत काम आता है.
तो वो कहने वाली बातें होती है कि एकेडमिकली यू आर ओके बट योर पर्सनैलिटी इज़ डिफाइंड बाय योर हेल्थ, ठीक है, इट्स ऑल्सो रिफाइंड बाय योर हेल्थ। तो उस पर ज़रूर फोकस करना। एवरीवन हैज़ अ हॉबी हियर और समथिंग, किसी का कोई है जिसकी कोई हॉबी नहीं है, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, डोंट डू दैट। अच्छा, तो मतलब फाइंड अ हॉबी, कुछ भी ऐसे क्रॉसवर्ड्स कर लो एकेडमिकली, कीप्स योर मेंटल हेल्थ ओके, या कुछ भी ऐसा मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए कर लिया है, वॉक पे चले गए, जॉग पे चले गए, ठीक है। तो ऑलवेज मेंटेन दैट बैलेंस, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट योर डे, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट जो इसमें सिखाते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ का सब्जेक्ट है जो, वो सबसे ज़्यादा इट्स यूज्ड कि आप उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करो, क्रिएट योर बाउंड्रीज, नो वेयर टू स्टॉप, नो वेयर टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो दैट इज़, हाँ जी। We are preparing for next year. हाँ हाँ So there is a constant struggle. हाँ GS, yeah, optional. हाँ So what, and we complete our classes, and the GS की classes चल रही हैं, optional की हाँ classes, हाँ हाँ so we get free by 5. So it's like वो जॉब करके वापस घर पे आए हैं, sort of stuff. ट्रू, वेरी ट्रू। वो जॉब से ज़्यादा मुश्किल है, उसमें सैटरडे संडे मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलते। Even I want to ask the same thing. I'm working हाँ, professional as एक- well. So हाँ। काम करते करते कैसे like करें, हाँ, ओके। तो 5 बजे के बाद ऐसा लगता है कि अब कितना टाइम जीएस को दें, कितना हाँ। टाइम क्लास रिवाइज करें। You said so many things right now which are value addition and we have to prepare notes. हाँ। तो वो टाइम कैसे उसको, और फिर उसके बाद प्री का प्रेशर जनवरी के बाद, so how should we plan for next year अगस्त? तो देखो अभी दिस इज़ वेरी पर्सनलाइज क्वेश्चन, तो जितना आपने मुझे बताया मैं उसके हिसाब से बताती हूँ कि यूजुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि दिसंबर मिड तक आई यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई ऑप्शनल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा जो भी करंट अफेयर्स में है उसको पढ़ लिया, उसके अलावा आई यूज टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई ऑप्शनल मिड ऑफ दिसंबर तक। उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है आपको, क्या क्या अपने आपको टारगेट्स देने, कि सबसे पहले तो जो मेरे नोट्स हैं उसमें से जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से रेडी हो, ठीक है, इफ़ यू आर एमिंग फॉर द नेक्स्ट। अब जितना आपको ऑलरेडी करा दिया गया है क्लासेस में उतना तो आपने करना ही है, पर आपने ये देखना है कि मैंने उसमें भी वैल्यू एडिशन कर ली है, मतलब नोट्स इंपॉर्टेंट है उस टाइम तक के लिए। आगे की जो आपकी रहेगी रूटीन वो ये रहेगा कि अब दिसंबर के बाद मैं ये सोच रही थी कि अब मुझे देखना है कि मैं किस किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। अब अगर मैंने वहाँ तक अपने नोट्स बना लिए हैं तो मैं डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देती थी, विच माइट इंक्लूड एनीथिंग, जीएस का भी जितना आ रहा है जैसे आ रहा है लिखना है, ठीक है। जब लिखोगे, लिखने बैठोगे तभी पता चलेगा कि क्या नहीं आता। तो ऑलवेज दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिसंबर एंड से लेकर आई थिंक मार्च तक इज़ अ गुड टाइम टू फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज इसके बाद नहीं टाइम आपके पास, इसके बाद सिर्फ रिविजन होगी। तो उसमें आपने क्या कर लिया, जैसे मैं 2 दिन निकाल लेती थी कि सैटरडे संडे और कुछ छूना ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल ही छूना है, और कुछ और नहीं टेक, आई कुडंट टेक, मतलब दिमाग ही बंद पड़ जाता था, जीएस समझ में नहीं आता था सैटरडे संडे। तो आई यूज टू ओनली डू ऑप्शनल, वो भी उसमें भी मैं आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करती थी। अब जो सैटरडे संडे आपको मिला है उसमें जितना और क्लास में हो गया है उसको आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बट दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स आई वुड से, जैसे मेरा ज्योग्राफी थोड़ा ख़राब था, थोड़ा वीक था, तो इट टुक मी अबाउट हाफ अ मंथ, दिसंबर 15th to 1st of January। फिर उसके बाद थोड़ा हिस्ट्री करा, जो जो चीज़ें वीक हैं उस पर फोकस करो, फिर उसका आंसर राइटिंग करो। फिर इवेंचुअली आपका आएगा मार्च में जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट कि मार्च बिगनिंग और फेब्रवरी मिड से शुरू कर दो पढ़ाई, फोकस्ड ऑन प्री। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही रिफाइनमेंट आई। इस बार का पेपर कितने कितने लोगों ने देखा था, 2024 का दिया है, देखा है। तो इस बार हुआ था कि बहुत इजी हो गया था, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था, मतलब ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी ऊपर, बट हाँ ऊपर जाएगी कट ऑफ। बट ज़्यादा इजी होने का भी प्रॉब्लम ये है कि एस्पिरेंट उस मतलब उस एक तरह से माइंडसेट से आ रहा है कि जो होगा यार देख लेंगे, मतलब क्या ही करेगी यूपीएससी। बट इसमें क्या होता है ना कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस को भी गलत मार्क कराते हो।
तो दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है. ऑलवेज हैव दैट प्रिपरेशन कि जितना भी लेवल हो प्री का, आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे ये देखना है कि मेरी जो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इफ़ आई एम डूइंग लिमिटेड सब्जेक्ट्स, तो उस लिमिटेड सब्जेक्ट्स में मेरी मास्टरी हो. ठीक है, क्योंकि एक तरह से फुल गेम ऐसा है ना कि पहले तो ये था कि तुम क्लेवरली देख लेते थे, एलिमिनेट कर लेते थे. अब वो एलिमिनेशन नहीं रहा. हाँ, तो इसमें आपकी जो बेसिक नॉलेज है, मैं यही कहती हूँ यूपीएससी प्री के लिए कुछ रटना नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल थिंग, आपको कुछ रटना है ही नहीं. बट आपको वो आप बार बार उसको देखते हो चीज़ों को. जैसे नेशनल पार्क्स हैं, अब आप कहोगे कि वो किस में है, वो कैसे पता चलेगा. जब आप उसको मार्क करोगे मैप में, देखोगे उसको बार बार, एक विजुअल अपनी मेमोरी में लेके आओगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ओनली प्रैक्टिस मॉक्स. ठीक है, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं होती यूपीएससी में, वो ले लो अपने क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है. आई डोंट अग्री विद दैट व्यू. इट्स नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी, यू हैव टू बी होलसम पीपल, जो इवेंचुअली यू हैव टू फेस द इंटरव्यू, इवेंचुअली यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, एंड इवेंचुअली बाय गॉड्स ग्रेस, इफ दैट टाइम कम्स, यू हैव टू हैंडल एंटायर डिस्ट्रिक्ट, एंटायर नेशन. तो वहाँ पे अगर आपकी नॉलेज में गैप है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो इशू आएगा. तो नेवर गिव अप न्यूज़पेपर. ऐसा बहुत बार होता है कि हम रोज़ नहीं पढ़ पाते, रोज़ 2 घंटा नहीं निकाल सकते, बट एक जनरल क्यूरियोसिटी लेके आओ कि अच्छा आज क्या हुआ. मतलब नींद नहीं आनी चाहिए रात को जब तक कुछ देखा ना हो. और एक और मतलब न्यूज़ सोर्स के लिए मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ है वेंटेज. किसी ने देखा है वेंटेज? तो एक उससे आईआर और इकोनॉमिक्स आई वोंट से मच, बट आईआर का एक बहुत अच्छा व्यू बनता है, विच इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल इस टाइम पे. बिकॉज इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और जितने भी आपका मतलब अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम योर रील्स एंड ऑल दैट, सो गिव इट अ ट्राई. वो बहुत लूसिड लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाती हैं सारी चीज़ें. तो दैट इज़ वन थिंग. और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहा है? इंडियन एक्सप्रेस. तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन उसके आते हैं वो अच्छे से. और इंडियन एक्सप्रेस में तो यूपीएससी सिंप्लीफाइड करके भी एक पूरा का पूरा आ गया है. तो up till January, if we focus like on a personal level, if I focus on optional जोर मार के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, हाँ. एग्जांपल्स ऐसे इकट्ठा कर लिए, 3 वाइज प्रिपेयर कर लिया, क्लासेस कंप्लीट कर ली, so I am good to go for then I'll switch to directly for free. हाँ, ट्रू. हाँ, बाकी मेंस हाँ. का बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर जनवरी, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि थोड़ा सा GS4 को भी इंक्लूड करो. GS4 को इंक्लूड करना. हाँ, तो उसका क्या फ़ायदा होगा ना, बिकॉज आई टेल यू बहुत मतलब ब्लंटली मैं बताना चाहूँगी कि एसए, एथिक्स और आपका ऑप्शनल ही गेम चेंजर है. बाकी सब में वही आंसर लिखते हैं, मतलब 150 वर्ड में, 200 वर्ड में, वो सही सेम ही आंसर आ रहे हैं. But how do you perceive things that the examiner tests through essay and GS4. GS4 में भी always keep मतलब एक ना जैसे थोड़ा सा आदत डालो कि जो केस स्टडीज़ हैं उसको मैं ना भी सॉल्व करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, बट मैं उसको एक बार पढ़ लूँ. उससे क्या होता है ना कि यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि हो क्या रहा है, मतलब हाउ एम आई एक्सपेक्टेड टू बिहेव. फिर जैसे कोई भी ऐसी केस स्टडी आती है तो यू गेट टू नो कि अच्छा ये हो सकता है पॉसिबल, उसका एक तरह से SOP हो सकता है. तो उसको अपने दिमाग में रखना है कि अच्छा ये केस स्टडी आ गई तो कैसे रिएक्ट करना है, कोई रिलीजियस राइट्स हैं उसको कैसे टैकल करना है, या कोई डिज़ास्टर है उसको कैसे टैकल करना है. तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि केस स्टडी में से ही आंसर्स निकल जाते हैं. कुछ ऐसी केस स्टडीज़ आपको अच्छे से क्राफ्टेड मिलेंगी कि उसके पास ये डिलेमा है, तो वो वर्ड्स पकड़ने ज़रूरी है. जैसे मैंने इसमें बताया ना वोकैबुलरी में, GS4 में भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक थोड़ा सा जनरल चैनल भी है, वो भी उसमें मिल जाएगा. उसमें भी मैंने एथिक्स के नोट्स शेयर करे हुए, तो मैंने उसमें वर्ड्स और जिस हिसाब से आपको बिहेव करना है SOPs शेयर करे हुए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, तो मतलब मैं कनेक्ट इसलिए कहती हूँ कि एस्से में ना ऐसा होता है कि आप प्री के बाद भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. एस्से में अगर आपकी कोई प्रिपरेशन पहले नहीं है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि रीड गुड बुक्स एंड ऑल दैट, बट उसके लिए कहने की बात है वो टाइम नहीं मिलता. एज एन एस्पिरेंट यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो एस्से की प्रिपरेशन हो सकती है प्री के बाद, बट एथिक्स को नहीं आप लिंगर कर सकते, उसके कॉन्स्टेंट टच में रहना है. ठीक है, कोई भी ऐसे, क्योंकि ना उसका
हार्म क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जब आती है आपके सामने तो आप उसको इंस्टेंट कैच नहीं कर पाते, कि डिसऑनेस्टी की कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे सिलेबस से जब तक आपने देखा ही नहीं होगा। तो वो चीज़ है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मतलब हाइप करते हैं उसको बहुत ज़्यादा, बट बहुत ही नॉर्मल डे होता है आपके लिए। तो ऐसा है, बस जस्ट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ टेस्ट, क्योंकि मॉक में दिखाते हैं जो दृष्टि मॉक में दिखाते हैं कि प्रपोज टू अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज़ नॉट व्हाट दे डू। ठीक है, तो वहाँ डोंट फॉल इन टू दैट ट्रैप, दैट just be very courteous. One thing, that is the first most important thing, be courteous. Second is be truthful. आता है, नहीं आता, बोल दो सीधा. Third is try and एक होता है ना instinctively, कभी कभार हम जब 4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं तो हमें उनकी आंखों से दिख रहा होता है यार ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है। कभी कभार कुछ ऐसे पैनल मेंबर्स आएंगे जो दिखाएंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट दे आर वेरी कीनली ऑब्जर्विंग यू। तो केस इन पॉइंट ऑफिसर बट इज़ अ वेरी, मतलब आई विल टेल यू, जितने भी पैनल मेंबर्स हैं दे आर देयर नॉट टू जज यू बट टू एक्चुअली इवैल्यूएट यू कि कितना आप में स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अगर आपको कुछ नहीं आता, वेरी हम्बली से कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल गो बैक एंड रीड इट, बट नेवर ब्लफ, बिकॉज जितनी आपकी एज नहीं है उतना एक्सपीरियंस है उनको। ठीक है, वो पकड़ लेंगे ब्लफ है तो कोई। तो ये है, बी वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल डे, नथिंग न्यू। वाइवा कितना लोगों ने फेस किया है, तो वाइवा का डर नहीं है, वो वहाँ पे इस बात पे मार्किंग नहीं है कि कितना आपको आता है, नॉलेज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड उसी के लिए मैंने आपको बताया, स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर बुक्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच हेल्प यू फोकस ऑन योर हेल्थ, एंड ट्राई एंड मेंटेन अ बैलेंस इन लाइफ। ठीक है, कोई चीज़ को अगर आपको गिव अप करके कोई और चीज़ मिले तो नो कि उसका वर्थ क्या है, क्या जो पहली चीज़ आपने दी है उसको वर्थ है वो, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर अगेन कॉमर्स कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी इतनी है, तो बैलेंस योर लाइफ दैट वेज। उसके अलावा और कुछ? सेम ही होती है, ऐसे कुछ इतना वो नहीं है। अभी तो आई वॉज ऑन लीव, तो दैट्स द रीज़न। बट एक ना, जब भी आपका वो नाम दिख जाता है ना PDF में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सिर पे कि मतलब नाउ यू हैव टू डू समथिंग। एंड ऐसा होता है कि मतलब मैं ये बहुत बार बात बोलती हूँ कि द डे कि ये आया था रिज़ल्ट, तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कि अब तो हमारी बेटी नहीं, अब तो देश की बेटी है। So that is the kind of responsibility that puts on you, and it also makes you very calm. ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत रियल बात बताती हूँ। जब मेरा 2022 में एग्जामिनेशन था, तो इन माई फर्स्ट पेपर आई फॉरगॉट माई कैलकुलेटर एंड आई वॉज मतलब सो पैनिकी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर इवेंचुअली आई मतलब किसी को बोला मैंने, तो दे काइंड ऑफ अरेंज्ड कैलकुलेटर। बट नाउ इफ़ आई थिंक कि यही सिचुएशन मेरे साथ अब आएगी आफ्टर सिलेक्शन, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। यू नो दैट थिंग्स आर गोना बी ओके। तो वो जो आप डरते हो, अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, अब बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में चले जाते हो, वो एक इक्वलाइज हो जाती है आफ्टर सिलेक्शन बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड। यू कैन नॉट एक्ट in a way in which other people around you will act. ठीक है, तो दैट इज़ दी ओनली थिंग। बाकी एक सर्विस मोटिव तो हमेशा ही रहता है। वो तो मेरे हिसाब से अगर जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो देश के लिए, तो UPSC नहीं भी होता ना, तो बहुत तरीके, बस वो इंटेंट प्योर रखना हमेशा अपने लिए। ठीक है, क्योंकि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा जर्नी है, 6 साल 7 साल 10 साल, लोग 15-15 साल भी लगे हुए हैं। अगर उनका वो इंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे चूक जाएंगे। बस ये दिमाग में रखना कि किस चीज़ के लिए करना है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर्स तो रहते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार के बारे में ऑन विच स्पेसिफिक थिंग कुछ भी। हाँ, तो ये है कि हॉबीज़ जो आप जेन्युइनली परस्यू करते हो ना, उसी को लिखना। मैं आपको बताऊँ, ये लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर हॉबीज़ एंड योर प्लेस अचीवमेंट्स। ऐसा नहीं है।
वहाँ पे मैंने बहुत सारी हॉबीज़ लिखी थी, बट मेरे से कुछ भी दोनों इंटरव्यू में कभी कोई सवाल नहीं आया हॉबीज़ से। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्रेजेंट, एंड ठीक है वो एक वेल राउंडेड पर्सन चाहते हैं। तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़, बी वेरी स्पेसिफिक। इफ़ डांस, देन व्हाट डांस, ठीक है। तो ये चीज़, इफ़ रीडिंग, इफ़ वॉचिंग OTT, देन विच टाइप ऑफ OTT, तो वो आपकी थोड़ी सी मदद कर देगा प्रिपरेशन में भी। तो यू डोंट हैव टू गो पिलर एंड पोस्ट टू एवरीथिंग, तो एक ही चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो। होम स्टेट अच्छे से प्रिपेयर करना, और एक एक एसेंस होता है एक इंसान का, मतलब जैसे अब इफ़ यू गो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस ये आएंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद क्यों UPSC, दैट इज़ योर एसेंस। इसको आप कितने भी मॉक्स में प्रिपेयर कर लो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी पुट अप कि इफ़ यू आर अर्निंग सो वेल, देन वाई दिस इज़ अ प्रोफेशन जिसमें पैसे को इतना महत्व नहीं दिया जाता, सर्विस इज़ द मोटिव, तो फिर वाई दिस। एंड इफ़ एट ऑल यू हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, देन वाई नॉट अदर सर्विसेज, कि इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस भी है, दैट वुड बी बेटर, वाई नॉट दैट, कि उसको क्यों नीचे रखा है। विच इज़ लाइक थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि वो इतना आपको जज नहीं करते। आपकी कई लोग IFS ऊपर रखते हैं, IPS ऊपर रखते हैं, वो जज नहीं करते इस बात पे, बट यू शुड बी क्लियर इन योर हेड दैट वाई दिस, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ ऑल क्वेश्चन आते हैं? चलो, थैंक यू सो मच, यू बीन रियली पेशेंट। सो मैं अभी कोटेशन पढ़ रहा था। मैंने देखा कि क्या कोटेशन बोलूँ मैं क्लास के एंड में। सो आई वॉज सर्चिंग ऑन गूगल एंड आई फाउंड इट रियली वेरी वेरी रेलिवेंट टू दिस डिस्कशन कि लर्निंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग। मतलब जो हम पढ़ाते हैं वो दैट इज़ नॉट लर्निंग। लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ लर्नर्स। सो लाइक मेरे लिए नीपा हैज़ joined us this year for the test series and she used her resources. But from this discussion, I can see that she has worked harder than what I have worked for the commerce. You know, that is my really, it's my feeling. It's not just for the sake of saying this. तो क्योंकि आपने एक चीज़ देखी कि she was not saying कि previous year question करो, you know, syllabus, you know, जो ट्रेडिशनल तरह की बातें होती है ना, वैसा कुछ भी नहीं था। It's a lot like all of you are not taking break. मेरे केस में तो आप ब्रेक मांगना शुरू कर देते हो। ये सुन के बोल रहे हो। So like she was telling so many new things. I mean I was listening कि यार so much research she has done. So एक रिवर्स मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो I have learned many things from this session from myself also. Really. So really thank you for this wonderful session. And इन्होंने बताया कि इनके पेरेंट्स टीचर्स हैं. Both of them are teachers. And she is also a teacher, and because never ever she was speaking like a topper, है ना, कि मैंने ये किया तो आप भी ये करो, ना. She was completely instructing कि कैसे किया मैंने, आप ये भी कर सकते हो, न्यू डायमेंशंस यू कैन ब्रिंग अप. जस्ट एक छोटा सा मैं एक यहाँ पर अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करूँगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस वांट टू बी द टॉपर, बट एक जर्नी होती है. तो शी हैज़ गॉन थ्रू ए लॉन्ग जर्नी, दैट्स हाउ शी हैज़ रीच्ड वेयर शी इज़ टुडे. तो सम ऑफ यू माइट फील एक प्रेशर कि जो मैडम ने बताया है विल बी एबल टू डू दैट इन 2025. टाइम कम है, आप में से बहुत सारे लोगों ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है. तो देखिए सबकी जर्नी यूनिक होती है, राइट. तो शी हैज़ शेयर्ड हर जर्नी एंड शी हैज़ शेयर्ड व्हाट शी डिड एंड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. तो आपको जो इनकी टीचिंग्स हैं, जो इनकी लर्निंग्स हैं, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में कस्टमाइज़ करना है. तो डोंट फील प्रेशराइज्ड, बिकॉज जब हम बहुत सारी नई चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है कि अभी तो ये काम करना है, ये PPT देखेंगे, PDF शेयर किया मैंने, उसमें एग्जांपल्स देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना. तो वो प्रेशर को थोड़ा सा आपको मॉडरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे नीपा ने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके वेलबींग की बड़ी चिंता हमें सबको होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी ना हो, क्योंकि आप लोग पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पहले से बहुत कमिटेड हैं, और ये जर्नी थोड़ा इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज कंपटीशन इज़ सो हाई. सो आपको समय लग सकता है, ठीक है. तो आपको एंग्जाइटी में नहीं आना चाहिए. जो भी आपको चीज़ें अवेलेबल हैं पहले उसको अच्छे से करेंगे, वॉट एवर इज़ गिवन इन द क्लास, एंड प्लस जो मैडम ने शेयर किया है वो भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है. और उसको एक समय देंगे अपने आप के ऊपर. ऐसा नहीं है कि इन द डे वन यू विल बी एबल टू डू दैट. शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग 3 मेंस, एंड
2 times she has scored highest marks, and upon that she has worked this year also. So आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता. ये मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहता था. ठीक है. सो प्लीज़ जस्ट हैव सम पेशेंस. आपको भी ये लेवल अचीव होगा, बट आफ्टर गोइंग थ्रू सर्टेन पीरियड. ओके. सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू नीपा वंस अगेन. यू हैव कवर्ड एवरीथिंग सो कॉम्प्रिहेंसिवली. अभी तक के जितने भी हमारे टॉपर्स के सेशन हुए हैं, विदाउट लाइक आई एम नॉट downgrading others' experience, but this session has been the best ever session I can see. Thank you once again. It was completely my pleasure. You've all been very patient and very very relevant doubts आपने पूछे, तो मुझे भी थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लर्निंग है मेरे लिए भी. Thank you so much for this experience. Okay, thank you. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel, and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.